नात्सीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या वह उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले में आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घुमाने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में यह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसने पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था वे कुछ हुआ उसने पहले दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया कि हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं था। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज़ से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी के मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित हो गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों और नाज़ी बुद्धिबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों को दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जन संहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए औशविट्ज़ जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हज़ारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था।
न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वो उनकी बर्बरता और उसके जुल्म के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह से अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसके ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914-1918 तक लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इसे खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और साम्राज्य के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर ने एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया गया। नई व्यवस्था में जर्मन सांसद यानी राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसका एक वजह थी कि वह पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइसलैंड पर भी 20 के दशक से लगभग ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध का असर। इस युद्ध ने सारे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध
खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्यों से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोध तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी यह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध के यूरोपीय समाज और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया के खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडल किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैल अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। राजनैतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों और सोवियतें बनाई गई। बर्लिन और राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म का शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए साम्राज्यवादियों, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इन प्रकार की शासन व्यवस्था का विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इन विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगी। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी में स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर
कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46.2100 मार्क तथा दिसंबर में 9.8860 मार्क हो गई। इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी में इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना के में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेशक और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 में से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पाद 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसा लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे थे। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खास तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे छोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि
अगर यही ढर्रा रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके साथ के पास रोज़गार ही न हो रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादकों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं का अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इस सारे नुक्सों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्थाओं में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि यह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन को अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशल पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नाथसी पार्टी के नाम से जाने लगा। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसिक योजना में वो असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाथसी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाथसीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होने जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाथसी प्रोपेगंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाथसी पार्टी को जर्मन संसद राइखटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे।
1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब भी देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वो लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वाभाविक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया है। एक ऐसे समाज को एक छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों को निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन कर दिया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूस का डार्फ शहर से गिरफ्तार कर लिए गए। लोगों की बची खुशी 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन में कुल 52 किस्म के लोग अपने दमन का निशाना बनाया गया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और
स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन कर लिया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणा में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुनर्निर्माण। हिटलर के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार्क साक्स को सौंपी गई। साक्स ने पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ दिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनी भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड को भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साक्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों को ज़्यादा पैसा न खर्च किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मन और एतिहाद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साक्स को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध को विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दाव और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थक करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। यह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की वजह लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में
जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों के पीछे हटते जर्मन सिपाहियों को आखिर तक पीछा किया गया और अंत में वे बर्लिन और बीचों बीच जा पहुंची। इस घटनाक्रम में अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत सर्वस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन यह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों ने जो अपराध किए हुए खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था। इस विश्व दृष्टिकोण के सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए से ब्लॉन्ड नीली आँखों वाले नार्डिन जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उसके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंस जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीविता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन और सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा जाता था और उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपनी साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्ल खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखना है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर सर्वस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनसाउम या जीवित परिधि का भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वो मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। उससे मात्र देश का क्षेत्रफल ही बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने
में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह के जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौतिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। नस्लवाद राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्थापित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों का नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। इनका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिनको नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेंटो यानी दबड़ा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार इसका सफाया करते रहते थे। इनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों में खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचाने का एक रास्ता फिर से दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल से छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। 1933 में से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह के आतंकित कर दिया, जिन्हें दरिद्र कर आजीविका के संसाधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। नस्ली कल्पनालोक। युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक का आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को यहाँ लाकर बचाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया।
जर्मन साम्राज्य के मौजूदा तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनसे ज़्यादा मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालकाय घंटों और गैस चैम्बर भी थी, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। नाज़ी जर्मनों के युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद कर सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस के चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और गणित और कक्षाओं में यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश भी की जाती थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और सकारात्मकता की भावना पैदा होती है। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मनी बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंगफ्रोम में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों से युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में युद्ध की उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों की, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों की से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दे दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नस्लीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मातृत्व की नास्तिक सोच। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों से कहा जाता था कि उसका फ़र्ज
एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने और घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसा माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर में रेलगाड़ी टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे तो तमगे देने का इंतज़ाम किया था, जिस तरह से तगमे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे के, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे अधिक बच्चा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारण आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान का मलिन किया है। इस अपराध कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उसके पति व परिवार भी छीन लिए गए। प्रचार की कला। नाज़ी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया गया। उनका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वो न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्त आदि शब्दों का व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों में क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों, इश्तहारों, पर्चों का खूब सहारा लिया जाता। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रचाई छवियाँ दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पटभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्होंने विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों से पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए, काफ्तान, चोगा पहनने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों को काफ़ी जर्मनियों के बीच कोई फ़र्क करना संभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें चेंगुआ, चूहा और कीड़े जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले चुचंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नास्तिवाद को सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को
अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का सिर्फ नाज़ी ही कर सकते हैं। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो रहे थे। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी के आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए थे, बल्कि उन पड़ोसियों पर शक था जिनके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते को लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत से सारे लोग पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया करते थे। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने वाला अपना मतभेद व्यक्त करना, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वह अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। पादरी निम्योनर नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृतियों का निशाना साधते हुए एक आदम इस खामोशी के बारे में उन्हें एक मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और अंत में जब यह मेरे लिए आए तो यहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराड ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम था थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में जानकारी। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी। लेकिन यहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्हें नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकास्ट भी कहा जाता था। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, इन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा जीना चाहता है। शायद यह
दुनिया को यह बता कर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मन में क्या क्या हो रहा है। जो कुछ उसकी गवाही देने के लिए और दस्तावेज हाथ आए, उन्हें बचाए रखने की अदभ्य चाह घंटों और कैंपों में नारकी जीवन भोगने वालों ने बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उसमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेज़ों के संग्रह बनाए, लेकिन उसके विपरीत जब वो दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व के दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया की बहुत सारी हिस्सों में स्मृतियाँ, लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, साहित्य स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाविध्वंस का इतिहास स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। इन दोनों लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। टूटा था कुछ साल पहले, पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही दोस्त साथ अभी मेरे। अब जानती है दुनिया